Welcome back to Chandra Institute once more, and everything must be exciting guys. सब कुछ बढ़िया। और दोस्तों धुआंधार फिर से कुछ धुआंधार क्वेश्चंस के साथ हम आज शुरू करेंगे। और दोस्तों आज का पहला, आज सुबह सुबह मैंने आपको पढ़ाया भी था दोस्तों, तो लेट्स गो। संज्ञानात्मक मानचित्र किसके सिद्धांत का हिस्सा है? हल के, गुथरी के, टॉलमैन के, स्किनर के। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। कॉग्निटिव मैप किसके सिद्धांत का हिस्सा है? हल के, गुथरी के, टॉलमैन के, स्किनर के। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सभी लोग जो है आएंगे, लाइव होंगे दोस्तों। यस, इसको संज्ञानात्मक मानचित्र किसके सिद्धांत का हिस्सा है? ओके, हल के, गुथरी के, टॉलमैन के। वेरी गुड इवनिंग गाइस, सभी को नमस्ते दोस्तों, सभी को नमस्ते। आइए देखते हैं किसके सिद्धांत का हिस्सा है। आइए तो आज ही सुबह मैंने आपको ये पढ़ाया था और मुझे यकीन है कि यू गाइज मस्ट बी रिमेंबरिंग ऑल दोज थिंग्स। मुझे यकीन है आपको जरूर याद होगा ये। तो आपको बताना है कि संज्ञानात्मक मानचित्र किसके सिद्धांत का हिस्सा है, और हम सभी लोग दोस्तों जानते हैं क्या है। यस, गोइंग टू आज दोस्तों मैं खुद भी आपके उत्तर चेक करना चाहूंगा दोस्तों। यस, आइए आपके उत्तर देख लेना चाहूंगा। यस, बिल्कुल गाइज, बहुत लोगों ने दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था कि कई बार हम अनजाने में, याद करिए दोस्तों, सुबह की क्लास एक बार याद करें, टॉलमैन पढ़ा रहा था आज। कई बार अनजाने में हम सीख जाते हैं पर हमको पता नहीं रहता। पता तब चलता है जब हमको जरूरत पड़ती है। मैंने आपको क्या बोला था, याद करिए सुबह, कि चूहे को 11 दिन, आज के सुबह की प्रैक्टिस देखिए। आज सुबह दोस्तों मैं ऊपर लेक्चर ले रहा हूं अधिगम का, सारे लोग जानते हैं। आज सुबह से दोस्तों, आज सुबह से मैं 12 बजे रोज लेक्चर ले रहा हूँ थियरी का, तो कल से 12 बजे सब लोग आएंगे, एक बार देखेंगे। मैंने क्या बोला था कि चूहे को 11वें दिन तक खाना नहीं मिला, 11 दिन कोई खाना नहीं मिला। और प्रयोग किस में हो रहा था? भूल भुलैया में। और खाना मिलता है कौन से दिन? 12वें दिन। और टोटल प्रयोग कितने दिन चलता है दोस्तों? 17 दिन चलता है। जब 11 दिन तक भोजन नहीं मिला तो चूहे ने भूल भुलैया का कोना कोना छान मारा, एक एक कोना उसने भूल भुलैया का देख लिया। अब जरा कॉमन सेंस में आप ही सोचिए दोस्तों, 12वें दिन जब भोजन मिला तो ग्रुप सी, जो मैंने बोला था दोस्तों, ग्रुप सी मात्र ऐसा ग्रुप है तीनों ग्रुप में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में, तीसरा ग्रुप सी ऐसा है क्योंकि वो पूरी भूल भुलैया को, उसने भोजन के कारण पूरे भूल भुलैया को देखा होगा, 11 दिन तक छटपटाया होगा, भोजन नहीं मिला होगा। जैसे ही 12वें दिन भोजन मिला होगा, उसने पूरे भूल भुलैया को याद करने की कोशिश होगी कि यार मैं कहां गया था दोस्तों। और तब पूरे भूल भुलैया का उसके रास्ते में क्या बन गया होगा? दिमाग में नक्शा बन गया होगा। मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, कई बार हम चीजें देख लेते हैं। सुबह मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त, क्या संज्ञानात्मक मानचित्र, इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव मैप। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव मैप। क्या कई बार हम अनजाने में सीख जाते हैं। याद आइए मैंने आपको क्या सिखाया था दोस्तों, और वह आपको मालूम है दोस्तों, इसे चिन्ह अधिगम कहते हैं। कैसा अधिगम कहते हैं? चिन्ह अधिगम कहते हैं। द राइट आंसर इज सी फॉर टॉलमैन। लेट्स गो। आइए चलेंगे दोस्तों, बताएंगे मुझे हाँ सर हम समझ गए हैं दोस्तों। मैंने बोला था ना कि आप कई बार बोलते हो यार फला मेडिकल स्टोर कहाँ है, आप बोलते हो अरे यार याद नहीं आ रहा है। हाँ 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 याद आ गया, ये तो मेडिकल स्टोर सिविल लाइंस में है। तो यह दोस्तों क्या है? यही है संज्ञानात्मक मानचित्र। अनजाने में आप सीख रहे हो, आपके ब्रेन में डेटा स्टोर हो रहा है, पर जरूरत पड़ी तो आपने कस कर याद किया, और यह कहलाता है क्या? संज्ञानात्मक मानचित्र। यस, लेट्स गो, आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति का, आइए दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा, आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति का रास्ते में कंपनी का प्रचार देखना, भूल जाना और बाद में प्रयास करके याद करना कैसा अधिगम है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष अधिगम, अनुकरण अधिगम, अव्यक्त अधिगम, श्रृंखला अधिगम। दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा। यस, आई लेट्स गो। आई एक व्यक्ति का रास्ते में कंपनी का प्रचार देखना, भूल जाना और बाद में फिर प्रयास करके याद करके ना कैसा अधिगम है? अप्रत्यक्ष अधिगम, अनुकरण अधिगम, अव्यक्त अधिगम या श्रृंखला अधिगम। दोस्तों आपका मैं सीधा सीधा देखना चाहूंगा दोस्तों, आपका उत्तर देखना चाहूंगा। यस, आई यस, ओके, यस, वेरी गुड इवनिंग गाइज। और दोस्तों बहुत ही सटीक आंसर आपकी तरफ से आए हैं। दैट हैज बीन वेरी
तो आपको पढ़ाना हमेशा बहुत ही दोस्तों मुझे हमेशा आई मीन हमेशा सुकून देता रहा है दोस्तों, और बहुत ही हमेशा आपको पढ़ाना एक सुखद अनुभव। मेरे बच्चों, आप जानते हैं सुबह सुबह मैंने आपको आज पढ़ाया था, और दोस्तों 2-3 क्वेश्चन मैंने उसी सिद्धांत से ले लिए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ सुबह पढ़िए, शाम को प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों यह किसने कहा है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल सही गाइस, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों सी फॉर चेन्नई, सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। क्या कई बार हम अनजाने में, इसीलिए दोस्तों मैं नाम बताने जा रहा था, एकाएक मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि नीचे इस पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो क्या मैंने अभी आपको बोला था, कई बार हम अनजाने में सीख जाते हैं, पर पता तब चलता है जब जरूरत पड़ती है। यह अप्रकट अधिगम है दोस्तों। कैसा अधिगम है? यह अप्रकट अधिगम है। हमने सीखा तो है, पर जरूरत न पड़ने के कारण हमें एक विस्मृति सी हो गई है। पर जब हमने याद किया, करी यार कहाँ यह प्रचार देखा था यार, सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान का, तब हाँ यार सर्व शिक्षा अभियान का पंचलाइन है दोस्तों। यह कहलाता है अव्यक्त अधिगम, और इसे दिया है किसने गाइज? टॉलमैन ने। किसने दिया है? टॉलमैन ने। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। एक बार यस करें, कहां से हम समझ गए हैं इसको? यस आई, ओके आई, शुरू करते हैं। यस यार देखिए यार, यूपी टीजीटी की आई मीन साइट पैन कुमार, मैंने आपका देख लिया है। यस यस बिल्कुल यार, मैंने आपका कमेंट देखा, इट्स PAN, इट्स पान कुमार, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा इनकी साइट ओवरलोड का शिकार हो रही है, पर ठीक है, इट्स ऑल राइट, सही हो जाएगा 1-2 दिन में, परेशान मत होइए इसको। यस आई, ओके। सेपिंग, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सेपिंग किसके सिद्धांत का हिस्सा है? सेपिंग शब्द किसके सिद्धांत में प्रयोग होता है दोस्तों? सेपिंग, सेपिंग सिद्धांत किसके सिद्धांत में आता है? सेपिंग किसके सिद्धांत का शब्द है? ऑप्शन ए हल का, बी गुथेरी का, सी टॉलमैन का, डी स्किनर का दोस्तों। सेपिंग आकृतिकरण, सेपिंग मैं थोड़ा लिख देता हूं, सेपिंग किसके सिद्धांत का शब्द है? किसके सिद्धांत का शब्द है? हल के, गुथेरी के, टॉलमैन के, स्किनर के दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यस दोस्तों, अपने देखिए गाइस, सेप आई मीन वाई दोस्तों, बहुत ही धांसू वर्ड एंड इट्स वेरी, मतलब दोस्तों बहुत डीप चला गया मैं इनफैक्ट। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें, व्हाट इज सेपिंग? सेपिंग मीन्स आकार देना, ढालना एक प्रकार से आप इसे अनुकूलन करना कह सकते हो दोस्तों। सिंपल सी बात क्या है कि चूहा, आप वैसे जानते हैं, मैंने इसको एक सिद्धांत को एक बार और भी लिया था, फिर भी मैं एक बार आपके उत्तर को जरूर देखना चाहूंगा दोस्तों। गोइंग टू चेक योर आंसर्स, यस लेट्स गो। एंड सेपिंग दोस्तों सिद्धांत है किसका? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। सिंपल सी बात क्या है, मैंने आपको बताया है कि स्किनर के सिद्धांत का पासवर्ड क्या है? फायदा। क्या है पासवर्ड? क्या है? फायदा। भाई कहने का अर्थ क्या है कि मैं जानता हूं कि भैया उत्तर प्रदेश में सब्जी का बिजनेस बहुत झक्कास चल रहा है, और बर्फ का बिजनेस, आइसक्रीम का बिजनेस बहुत खराब चल रहा है। तो मैं क्या गधा हूं जो बर्फ का बिजनेस करूंगा? मैं भैया सब्जी का बिजनेस करूंगा। कहने का मतलब यह है गाइस कि आदमी खुद को उसी व्यवहार, क्योंकि आप जानते हैं स्किनर का सिद्धांत आर पे जोर देता है, नुक्रिया पे। आदमी खुद को उसी व्यवहार के लिए ढाल लेता है, सेप कर लेता है, आदत बना लेता है, आकृति डाल लेता है, यूज्ड टू हो जाता है, अनुकूलित कर लेता है, जिससे उसे क्या होता हो? फायदा होता हो दोस्तों। यस करेक्ट, हाँ आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हम अपने व्यवहार को वही आकृति दे देते हैं, वही सेप दे देते हैं जिसके द्वारा हमें फायदा होता है दोस्तों। इसी को सेपिंग कहते हैं, अनुकरण करते हैं, व्यवहार को एक रूप देना कहते हैं गाइस। लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। स्किनर, यस, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। यस, सारे लोग बार बोले हाँ जी, यस, ओके, राइट, ओके। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, आइए लगातार दोस्तों क्वेश्चंस ले रहा हूं। मेरा मेन मोटो है कि आप समझे। तो आइए और धुआंधार क्वेश्चन हो जाए एक बार। पढ़ने बैठे बालक को अगर शादी में बज रहे डीजे से परेशानी हो रही तो डीजे बंद करवा देना कैसा पुनर्बलन है?
ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन। आई चाहूंगा दोस्तों एक बार आप खुद सोच के उत्तर दें। यस, पढ़ने बैठे बालक को अगर शादी में बज रहे डीजे से परेशानी हो रही है तो डीजे बंद करा देना कैसा पुनर्बलन है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन या फिर सतत पुनर्बलन? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो। यस, आई ओके। तो हमने इसको कई बार लिया है, तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों एक बार जरूर एक बार फिर से देख ले। हमेशा दोस्तों जो टफ, इस बार मैंने दोस्तों लेबल नॉर्मल क्वेश्चन हटा दिए हैं। मुझे दोस्तों जो लगता है कि नहीं यार ये टफ है, तो मैं अपने हिसाब से लेता हूं और उसी हिसाब से लेबल भी बढ़ा रहा हूं दोस्तों। आई देखते हैं। यस, बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, और मैं एक बार आपके उत्तर भी जरूर चेक करना चाहूंगा गाइज, एंड दैट्स यस। ओहो, काफी लोग दोस्तों वैसे मैंने इसे बहुत बार बताया है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप इसका गलत उत्तर देते हैं दोस्तों तो मुझे थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है, क्योंकि मैं इस सेशन में इसको 5-6 बार ले चुका हूं। तो चलिए फिर भी एक बार शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहली बात, जिन लोगों ने उत्तर ये बताया है यह गलत है दोस्तों। एक अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को वही चीज दे देना जो वो चाहता है। बच्चा डीजे की आवाज नहीं चाहता है, बच्चा तो शांति चाहता है, पढ़ ले बेचारा, पढ़ ले आराम से। इसलिए दोस्तों यह सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? भूखे को भोजन दे देना, यह सकारात्मक पुनर्बलन है। ऐसा हमारे ऑप्शन में नहीं बताया गया है, इसलिए ऑप्शन है हमारा उत्तर नहीं गाइस। दोस्तों मैंने हमेशा बोला था स्किनर के 2 ही पुनर्बलन है जो बहुत पूछे जाते हैं, और वो दोनों ये हैं गाइस। ये दोनों क्या? अवांछनीय तत्व को, मैंने कई बार बताया दोस्तों, उस अवांछनीय तत्व को हटा देना जिसके होने से वांछनीय अनुक्रिया नहीं हो पा रही है, इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं दोस्तों। जैसे मैंने क्या बोला था कि भूखे बच्चे, ये भूखा बच्चा है और यहां रखा है भोजन, पर एक लफड़ा है, इन दोनों के रास्ते के बीच में एक कुत्ता खड़ा है दोस्तों। बच्चा भूखा तो है पर कुत्ते की वजह से भोजन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में कुत्ते को अगर हटा दे तो बच्चा भोजन तक पहुंच जाएगा। तो यहां कुत्ते को हटा देना नकारात्मक पुनर्बलन है। अवांछनीय तत्व, कुत्ता कैसा तत्व है? अवांछनीय तत्व। ठीक इसी तरह से मैं पढ़ने बैठा हूं, यहां क्या लिखा है? पढ़ने बैठे बालक को अगर शादी में, अब दोस्तों किताब लेके पढ़ने बैठा है, कल इसका एग्जाम है, एकदम डीजे फटाफट बज रहा है, तो पढ़ नहीं पा रहा है, तो अगर डीजे वाले को हम बंद करवा दें डीजे बजाना, तो पढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों यह कैसा पुनर्बलन है? नकारात्मक पुनर्बलन। चलेंगे दोस्तों। यस, यस करें। हाँ सर हम समझ गए हैं। लेट्स गो। ओके, बिल्कुल सही समझ गए हैं, राइट। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, पावलोव के प्रयोग में भोजन कैसा उद्दीपक है? पावलोव के प्रयोग में भोजन कैसा उद्दीपक है? यूसीएस, सीएस, एनएस, उपरोक्त तीनों। दोस्तों मुझे मेरे ऑफलाइन बच्चे जो लाइव हो, मुझे एक बार जरूर कंफर्म करें हाँ सर आपने हमें बताया है। मैंने दोस्तों इसीलिए आपको ये सारे लिखवाए हुए हैं, यूसीएस, सीएस पहले, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप ऐसे लिखिए, फिर हम फुल फॉर्म बाद में सोचेंगे। फिलहाल अब आप इस शब्द को जानते हैं तो मुझे एक बार बताएं, पावलोव के प्रयोग में भोजन कैसा उद्दीपक है? यूसीएस है, सीएस है, एनएस है, उपरोक्त सभी। इसको आइए देखते हैं। यस, आइए। ओके, पावलोव के प्रयोग में भोजन कैसा उद्दीपक है गाइज? यूसीएस है, सीएस है, एनएस है। आइए और मेरे बच्चों मैं आपके उत्तर डायरेक्ट देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप सीधा बिल्कुल सही गाइज, बिल्कुल सही। यस, बिल्कुल सही गाइज, बिल्कुल सही। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं। अभी भी काफी लोग दोस्तों बहुत दुख होता है गाइज। आइए देखते हैं गाइज। पहली बात तो ये जान ले, भोजन, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है गाइज, आप लोग थोड़ा सा बहुत रैंडम उत्तर देते हैं, कभी कभी दिल टूट जाता है गाइज। हंसा नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। कभी कभी तो आप ऐसे उत्तर देते हैं कि मैं खुद एक बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये कौन सा उत्तर मैं देख रहा हूं। फिलहाल मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान सुनिए दोस्तों, भोजन को सीधा सीधा समझिएगा। इसे भोजन को लार टपकाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भोजन अकेले लार टपकाने में सक्षम है। क्या प्रयोग में मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसा ही तो हुआ है। भोजन दोस्तों, भोजन जो फूड है वह अकेले लार टपकाने में सक्षम है, अर्थात ये कोई बनावटी उद्दीपक नहीं है। यह कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक। कैसा उद्दीपक है?
स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात इसका अनुकूलन नहीं किया गया है, मतलब ये कोई बनावटी। अनुकूलन क्या है? जो असली ना हो, जिसकी आदत डाली गई हो, अनुकूलन है। तो दोस्तों जो आदत नहीं डाली गई होगी वही तो असली स्वाभाविक होगा, इसलिए उसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मेरे बच्चों गैर अनुकूलित। मतलब भाई, मतलब जो नकली ना हो या गैर अनुबंधित उद्दीपक। तो गैर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनकंडीशनड स्टिमुलस। एक बार यस करें, खास हम समझ गए हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस है कौन? भोजन। क्योंकि घंटी की आवाज अपने आप लार नहीं टपकाती, इसे भोजन से सहारा देना पड़ता है। यह सीएस है दोस्तों, इसकी आदत डाली गई है। घंटी कैसी है? सीएस। पर जब तक घंटी को भोजन के साथ नहीं जोड़ा गया था, अकेले घंटी कभी भी लार नहीं टपका पाएगी जब तक कि भोजन का सहारा पहले ना दिया जाए। एक बार भोजन से जोड़ के ही घंटी पे लार टपकाई जा सकती है। तो अकेले जब भी घंटी बजाई होगी तो क्या लार टपकी होगी? मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, लार नहीं टपकी होगी। अर्थात शुरुआत में वही घंटी कैसा उद्दीपक रहा होगा? निष्क्रिय उद्दीपक, एनएस, न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल स्टिमुलस, देखेंगे न्यूट्रल स्टिमुलस। शुरुआत में यही घंटी निष्क्रिय उद्दीपक थी, बाद में यही घंटी क्या हो गई है? अनुकूलित उद्दीपक। ध्यान से सुनेंगे, अनुकूलित उद्दीपक, क्योंकि भोजन अपने आप लार टपका सकता है, इसलिए यूसीएस है। कैसा उद्दीपक? स्वाभाविक उद्दीपक या फिर गैर अनुकूलित उद्दीपक। एक बार यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं इसको। आइए, ओके, बिल्कुल सही गाइस, यस, राइट। तो उत्तर क्या हो जाएगा गाइज? ए फॉर अमेरिका। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका, यूसीएस। यस, बिल्कुल। एक बार आपकी तरफ से कंफर्मेशन दिया जाए मुझे कि हाँ आप समझ गए हैं इसको। यस, आइए। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 बृहद कारक सिद्धांत का कारक है? दोस्तों आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 बृहद कारक सिद्धांत का एक कारक है? ऑप्शन ए बहिर्मुखता, बी अंतः विवेकशीलता, सहमतिशीलता, उपरोक्त सभी। गाइज देखिए, अगर आप रीट में देखिए दोस्तों, आजकल मैं जो प्रैक्टिस दे रहा हूं, आप सारे लोग दोस्तों देखें, क्योंकि मैं रीट के लिए भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा आप रीट के लिए भी इन प्रैक्टिस को देखें, और बहुत ही सॉलिड रहेगी ये प्रैक्टिस रीट के लिए। आइए एक बार देखते हैं। यस, आई, ओके, राइट। यस, तो दोस्तों आपको बता दें कि यह बहुत ही फेमस सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एक बार देखते हैं दोस्तों, इस सिद्धांत को मैंने बोला था मैक्रे एवं कोस्टा ने दिया है। दोस्तों किसने? मैक्रे एवं कोस्टा ने। ध्यान से देखेंगे, मैक्रे एवं कोस्टा ने दिया है। इन्होंने दोस्तों व्यक्तित्व को, अगर देखा जाए तो यह भी एक प्रकार से सीलगुड सिद्धांत जैसा ही है गाइज, आप इसे एक प्रकार से ट्रेड थियरी कह सकते हो। इन्होंने व्यक्तित्व के 5 कारकों में सभी को लपेट दिया है। तो पहला दोस्तों है क्या? बहिर्मुखता, अंतः विवेकशीलता, सहमतिशीलता, और दोस्तों 2 और है क्या? तंत्रिका तापी, न्यूरोटिसिज्म। तंत्रिका तापी, मान लीजिए चौथा हो गया, तंत्रिका तापी, तापी। और दोस्तों 5वां है क्या? 5वां है अनुभवों के लिए खुलापन, अनुभव के लिए खुलापन, खुलापन। दोस्तों देखिए, बहुत ही दमदार होगा, यकीन करिए, बहुत ही कन्विंसिंग कारक दिए है। मैं एक बार समझाना चाहूंगा आपको। उत्तर दोस्तों आप समझ गए होंगे, उपरोक्त सभी है। मेरा मेन मोट्टो होता है आपको कंटेंट देना। तो आइए एक बार देखते हैं। पहले तो दोस्तों जान ले सहमतिशीलता का क्या अर्थ है। बहिर्मुखता दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, यह एकदम युंग ही जैसा है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाले टाइप का। क्या? जो आदमी सामाजिक हो, मिलनसार हो दोस्तों, उसके अंदर क्या पाई जाएगी? बहिर्मुखता। अंतः विवेकशीलता दोस्तों, एक आदमी जो बड़ा फूंक फूंक के पैर रखता हो, बड़ा दोस्तों, जैसे 100 रुपए भी खर्च करना है तो यार
और यार करूँ या दोस्तों, जैसे निवेश करना है, शेयर बाजार में पैसा निवेश करता है, तो ये आदमी बहुत दूर तक सोचता है, दूरदृष्टि वाला, बहुत ही सोच विचार करने वाला। ऐसे लोगों को अंतः विवेकशीलता, सहमतिशीलता दोस्तों, सहमतिशीलता मेरे को इसके सिद्धांत का सबसे झक्कास पार्ट लगा गाइज। क्या दोस्तों, कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि आप चाहे उनको अमृत पिला दो, अमृत, पर आप जब पूछो भाई कैसा लगा अमृत पी के, ठीक ही था, थोड़ा और मिल जाता तो मजा आ जाता यार, थोड़ा कम पड़ गया यार। ये लोग बहुत ही घटिया लोग होते हैं दोस्तों, इनको हर चीज से कंप्लेंट होती है। पर ये सहमतशीलता, ये हर आदमी के साथ एडजस्ट कर लेगा, हाँ में हाँ करने वाला, सही बात को जरूर हाँ करेगा दोस्तों, यह आदमी को बोलते हैं सहमतिशीलता। और अगला क्या है दोस्तों, तंत्रिका तापी, मेरा माथा सटक रहा है, जैसे आपने सुना होगा, ज्यादा मत बोलो मेरा माथा गर्म हो जा रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है दोस्तों। लोग चिड़चिड़े झगड़ालू, इन्हें तंत्रिका तापी, न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। और अगला क्या है, अनुभव के लिए खुलापन गाइज, ये बहुत ही बड़ा, ये भी बहुत ही पसंदीदा दोस्तों पॉइंट है। क्या वे लोग जो हमेशा कुछ नया, दोस्तों ये नहीं कि भैया हम तो अपने पूर्वजों का तरीका नहीं बदलेंगे, हम अपने सीखने का तरीका नहीं बदलेंगे दोस्तों, ऐसे लोग हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हैं। ये 5 बृहत कारक दोस्तों, मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये 5 बृहत कारक का सिद्धांत दिया है किसने, मैक्रे एवं कोस्टा ने। एंड द राइट आंसर इज गाइज उपरोक्त सभी। एक बार सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चला जाएगा दोस्तों। यस आई, लेट्स गो, यस गो। क्वेश्चन नंबर 7, एक बुजुर्ग व्यक्ति का बच्चों से कंचा हार जाने पर फूट फूट कर रोना क्या है, कौन सी रक्षा युक्ति है? समन, दमन, पहचान, निर्माण, प्रत्यागमन। आइए दोस्तों हो जाए। तो क्वेश्चंस में लगातार वेरिएशन ला रहा हूं, लगातार कुछ नया, कुछ सॉलिड। इस साल मैंने अपने प्रैक्टिस का लेवल खुद ही बढ़ा रहा हूं दोस्तों, खुद को भी चैलेंज दे रहा हूं। ये मत सोचिएगा आपको दे रहा हूं, मैं खुद अपडेट कर रहा हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं आप भी अपडेट करें मेरे साथ। आइए इसको, एक बुजुर्ग व्यक्ति का बच्चों से कंचा हार जाने पर फूट फूट कर रोना कौन सी रक्षा युक्ति है? समन की रक्षा युक्ति है, दमन की रक्षा युक्ति है, पहचान निर्माण है, या फिर प्रत्यागमन है? जाइए एक बार देखते हैं। राइट, दोस्तों मैं बराबर ये रीट के लिए भी ले रहा हूं यूपी में दोस्तों। फ्रायड की मैंने देखा रक्षा युक्तियां बहुत पूछी गई है रीट में, तो मैं दोस्तों धीरे धीरे मैंने लगभग सारे वर्ड ले भी लिए हैं गाइज। मैंने मैक्सिमम वर्ड मैंने उठा लिए हैं, मैक्सिमम वर्ड मैंने पहले से ले लिए हैं। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, कुछ कवरेज लेते हैं। यस, पहले जान ले गाइज मैंने क्या बोला था, खुद को सांत्वना देना समन है दोस्तों। समन का अर्थ क्या है? मैंने आपको उस दिन क्या बोला था कि भाई, जैसे अब कहने का अर्थ है, मैंने उस दिन क्या बोला था आपको कि भाई अगर हमारे भाई एक महिला के पास बच्चा नहीं है या उसका बच्चा मर गया है, तो दूसरे को बच्चे को देखकर प्यार महसूस करती है या उसका प्यार दुलार करती है, उसी बहाने खुद को सांत्वना देती है दोस्तों, यह समन है। और मैंने आपको क्या बोला था, जब कोई रास्ता ना बचे, अंत में लाठी उठा लेना, गन उठा लेना, बंदूक उठा लेना, जान पर बन पड़े आए तो आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर जो रजना दोस्तों, दमन है। किसी समस्या को जड़ से उठाकर फेंक देना क्या कहलाता है? दमन। ताकत का इस्तेमाल होता है इसमें। और अगला है दोस्तों पहचान निर्माण। मैंने उस दिन आपको बोला था इसका एक और नाम है गाइज, तदात्मीकरण। तदात्मी नहीं दोस्तों, तदात्मी, इसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन कहते हैं, हिंदी में हम इसे पहचान निर्माण। क्या मैंने उस दिन आपको क्या बोला था कि भाई मैं इतना बड़ा आवारा हूं, बदतमीज हूं, मोहल्ले में लोग देखते हैं मुझे, अरे यार कहां से आ गया आवारा आदमी। अगर मैं अपना नाम, एक तो मैं शराब पीता हूं दोस्तों, और मैं अपने हिसाब से दोस्तों खा पी के मस्त हूं, लोगों से झगड़ा करता हूं, सब लोग देखते हैं मुझे गाली देते हैं, पर मैं चाहता हूं कि मैं साउथ के फिल्मों की स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन दूं, वाह दोस्तों साउथ की फिल्मों की तरह। दोस्तों मेरे पहचान में तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं किसी प्रसिद्ध आदमी से बोला, अरे भाई सुनो ना, अमिताभ बच्चन ना, अच्छा उनका मेरे घर में, मेरे बगल में उनका घर है। अच्छा गांधी जी हमारे दूर के नाना जी लगते थे दोस्तों। यह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से अपनी पहचान जोड़ लेना पहचान निर्माण है। और लास्ट में दोस्तों यह हमारा उत्तर है, उम्र के विपरीत, प्रत्यागमन का अर्थ होता है उल्टी गंगा बहाना, उम्र के विपरीत व्यवहार करना दोस्तों प्रत्यागमन कहलाता है। आप देख सकते हैं प्रत्यागमन क्या कि भैया
एकदम बुजुर्ग आदमी है दोस्तों, कंचे बच्चे खेलते हैं, हार जाते रोते, और ये मेरा कंचा कहाँ गया। अब आप 50 साल के हो के कंचा खेल रहे हो और आप दोस्तों रो रहे होते हैं, क्या है, उम्र के विपरीत व्यवहार है, बच्चों की तरह तुतला के बोल रहा अले भाई तहाँ हो। दोस्तों यह सब क्या है, प्रत्यागमन है। सो द राइट आंसर इज डी फॉर डेनमार्क। एक बार समझ जाएंगे, लेट्स गो आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, व्यक्तित्व का सी टाइप किसने दिया दोस्तों? व्यक्तित्व का सी टाइप किसने दिया? ऑप्शन ए कोस्टा ने, मैक्रे ने, मॉरिस ने, फ्रीडमैन ने। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। व्यक्तित्व का सी टाइप दोस्तों किसने दिया है? कोस्टा ने, मैक्रे ने, मॉरिस ने या फिर फ्रीडमैन ने। लेट्स गो, आइए। राइट, राइट, ओके, यस, राइटली सेड, वेरी वेरी ट्रू। आइए, बिल्कुल दोस्तों, मैं एक बार देखना चाहूंगा, वैसे मैंने कल परसों ही ये बताया था, इसलिए मुझे यकीन है कि आपने सही उत्तर दिया होगा। बिल्कुल सही गाइज, द राइट आंसर इज गाइज सी फॉर चेन्नई। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्लासेस में भी बताया हुआ है क्या कि व्यक्तित्व का ए बी सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का ए बी सिद्धांत दिया है किसने? फ्रीडमैन ने। ध्यान से सुनेंगे, फ्रीडमैन और रोजनमैन ने। किसने? रोजनमैन ने। किसने? फ्रीडमैन और रोजनमैन ने। और उन्होंने दिया है व्यक्तित्व का ए बी सिद्धांत, पर बाद में इसी सिद्धांत को टाइप सी भी जोड़ गया। इसे टाइप ए कहा गया, टाइप बी कहा गया, पर बाद में टाइप सी सिद्धांत भी आया दोस्तों। अब तो डी ई एफ भी आ गया, पर हम चाहता हूं 3 आप याद रखो। पर टाइप सी सिद्धांत फ्रीडमैन और रोजनमैन ने नहीं दिया है दोस्तों। टाइप सी सिद्धांत जोड़ा था किसने? मॉरिस ने। उन्होंने कहा जो टाइप सी के व्यक्तित्व होते हैं वो कैंसर आदि जैसे रोगों के लिए बड़े संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनमें धैर्य पाया जाता है, पीड़ा आदि के लिए सहनशीलता पाई जाती है। और यह किसने कहा है दोस्तों? मॉरिस ने। किसने? एक बार यस करें। हाँ सर, हम समझ गए हैं। टाइप ए और टाइप बी फ्रीडमैन और रोजनमैन ने दिया था, इसी में बाद में सी टाइप जोड़ दिया किसने? मॉरिस ने। एक बार यस किया जाए। हाँ सर, हम समझ गए हैं। इसको यस आई ओके, इसको राइट दोस्तों। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। कैट्स इन पजल बॉक्स किसकी रचना है? हल की, गुथरी की, टॉलमैन की, स्किनर की? यस करें दोस्तों, समझाएं सारे लोग। यस, कैट्स इन पजल बॉक्स किसकी रचना है? यस, हाँ मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप बता लेंगे। हल, गुथरी, टॉलमैन, स्किनर। आई, कैट्स इन पजल बॉक्स किसकी रचना है? यस, आई ओके, राइट। पहेली बक्से में बिल्लियां दोस्तों, मैंने कई बार इसको लिया भी हुआ है और मैं जानता हूं मेरे बच्चे आप सही उत्तर बताएंगे मुझे। मुझे यकीन है कि योर गाइज आर गोइंग टू टेल मी द राइट आंसर। यस, कैट्स इन पजल बॉक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए हल की, बी गुथरी की, सी टॉलमैन की, डी स्किनर की। चलेंगे मेरे बच्चों? यस आई ओके। तो कैट्स इन पजल बॉक्स, दोस्तों पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसा आप जानते हैं कई मायनों में गाइज, कई मायनों में देखिए मैं बता दूं दोस्तों, बाद में जैसे आपको मैंने आज सुबह सुबह टॉलमैन का सिद्धांत पढ़ाया दोस्तों, बाद के 2 सिद्धांत, खासकर गुथरी का सिद्धांत, और दोस्तों 2 सिद्धांत, जैसे डोलार्ड और मिलर का अनुकरण अधिगम का सिद्धांत दोस्तों जो बाद में आया, या बेंडूरा के ही सिद्धांत को दोस्तों बहुत पुराना नहीं कह सकते, काफी नया सिद्धांत कहेंगे। तो गाइज इन सिद्धांतों में कुछ बातें बहुत पुराने सिद्धांत से लोग कई कदम आगे बढ़ गए दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि दोस्तों जैसे डेविड आसुबेल का सिद्धांत या कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, दोस्तों बहुत सारे सिद्धांत हैं। वैसे ही थॉर्नडाइक का बड़ा मजाक उड़ाया गया दोस्तों, और उसमें एक सिद्धांत जो गुथरी का है, गुथरी के सिद्धांत को दोस्तों मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। उन्होंने क्या कहा कि लोग एक ही बार में सीख लेते हैं, इसलिए थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का नियम ही गलत है। उसने थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को और त्रुटि एवं प्रयास के नियम को गलत काट दिया। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं, याद करिए, थॉर्नडाइक की बिल्ली जिस पिंजरे में बंद थी उसका नाम क्या था गाइस? उस पिंजरे का नाम था पहेली बक्सा।
और थॉर्नडाइक के प्रयोग से ही थॉर्नडाइक को गलत सिद्ध कर दिया किसने? गुथरी ने। और उन्होंने भी दोस्तों एक प्रयोग किया पहेली बक्से पर, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सुबह भी बोल रहा था कि खासकर आप उस पुस्तक को जरूर याद करिए जिसमें किसी का प्रयोग आया हो। दोस्तों यह कहलाता है क्या? गुथरी का यह पुस्तक है क्या? पहेली बक्से में बिल्लियां। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे यू कैन टेक एज द इंपॉर्टेंट बुक। तो पहेली बक्से में बिल्लियां, एंड द राइट आंसर इज गुथरी, बी फॉर बॉम्बे। यस, इसको गुथरी इज द राइट आंसर। इसको आई क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा रचनात्मकता का चरण नहीं है? दोस्तों माफ करेंगे, यहां एक मिस्टेक हुआ है दोस्तों, तो इसलिए मैं खुद लिख देता हूं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का चरण नहीं है? ऐसे लिखना चाहिए था। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का चरण नहीं है? ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी सत्यापन, ऑप्शन सी उद्भवन, ऑप्शन डी उद्भासन। यस, आई दोस्तों बहुत ही मजा आता है। यह क्वेश्चन हमेशा यूपी टीटी, दोस्तों आपको थोड़ा बता दूं, उत्तर प्रदेश टीटी में दोस्तों क्रिएटिविटी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा। इसे आप एक हॉट टॉपिक मान के याद करिए कि हमेशा क्वेश्चन रहेगा, क्रिएटिविटी से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। आज की प्रैक्टिस में आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। यस, इसको आई ओके, सो लेट्स गो। यस, तो राइट 9 बजे लाइव हुए आप। ओके, और जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि आदरणीय प्रवीण सर भी दोस्तों मैथ्स के लिए लाइव होते हैं 9 बजे, और प्लीज उनकी क्लास को दोस्तों धुआंधार सपोर्ट करिए आप लोग। आदरणीय प्रवीण सर लगे हुए हैं दोस्तों, तो मैं चाहूंगा उनके लिए प्लीज आप सभी लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों कोशिश कर रहा हूं कि आदरणीय पवन सर भी कल से लाइव हो। सब दोस्तों धीरे धीरे सारे टीचर आपको सपोर्ट करेंगे, पूरा अपने टैलेंट के साथ लोग आएंगे। आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट में बहुत दोस्तों बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। चंद्रा इंस्टीट्यूट के टीचर्स में बहुत ही वेरिएशन है, बहुत रेंज है गाइज। आइए शुरू करते हैं इसको। यस, तो गाइज जैसा मैंने आपको कई बार बोला था कि सृजनात्मकता के 4 चरण दिए हैं दोस्तों किसने? ग्राहम वॉल्स, सुनेंगे, ग्राहम वॉल्स एवं कॉफमैन ने, एवं कॉफमैन, कॉफमैन ने क्या कहा इन्होंने? इन्होंने दोस्तों 4 चरण में क्या लिखा है? पहला दोस्तों क्या? तैयारी, या इसे दोस्तों बोलते हैं क्या? उपक्रम, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन। और दोस्तों दूसरे को कहते हैं क्या? दूसरे को कहते हैं उद्भवन, तीसरे को कहते हैं उद्भासन, और चौथे को कहते हैं सत्यापन, और पहले को तैयारी। गई सिंपल सी बात क्या है कि जब आप देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैं आविष्कार करूंगा तो पहले ही दिन थोड़ी आविष्कार कर लूंगा। दोस्तों मैंने क्या बोला कि किसी वस्तु को डूबता देखकर या तैरता देखकर सबसे पहले आर्किमिडीज के दिमाग में क्या आया होगा कि यार ये वस्तु कोई कोई तैरती रहती है पानी पर, कोई कोई वस्तु डूब जाती है, ऐसा क्यों है? इसने चिंतन की शुरुआत की, यह तैयारी है दोस्तों। शुरू में उसको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों। देखिए उद्भव और दोस्तों ये दूसरा चरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है। सृजनात्मकता की वह अवस्था जब व्यक्ति चिंतन करता है समस्या के बारे में, पर कोई रास्ता सॉलिड नजर नहीं आता, कभी सोचता है कभी छोड़ देता है, फिर सोचता है फिर मिस्टेक होती है, इसे सुप्तावस्था भी कहते हैं दोस्तों। यह उद्भवन है। और अचानक ही दोस्तों, अचानक जब रास्ता मिल जाए, मंजिल मिल जाए, आविष्कार हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? उद्भासन। इसको इंग्लिश में कहते हैं दिमाग की बत्ती जलना, प्रकाशन, इल्यूमिनेशन। हाँ 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 हाँ, आर्किमिडीज ने समझ गया होगा नहीं यार, यह तो प्लवन का नियम है दोस्तों। यह रास्ता दिख गया। और आपको क्या लग रहा है दोस्तों? सिर्फ 1-2 चीजें ट्राई मार मार के उसने नियम दिया होगा? जरा सोचिए, आर्किमिडीज ने दोस्तों कितनी चीजें पानी में डाल डाल के निकाला होगा, कई बार वेरीफाई किया होगा कि मैं गलत तो नहीं हूं, तब जाके नियम आया होगा। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? सत्यापन। क्या कहते हैं? सत्यापन कहते हैं दोस्तों। और द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, तो दोस्तों निरीक्षण कोई भी चरण नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर है दोस्तों क्या? निरीक्षण। एक बार यस करें। हाँ सर हम समझ गए हैं, लेट्स गो। आई ओके, और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। मीना मंच योजना किसकी सहायता से चलाई गई दोस्तों? आई मीना मंच योजना किसकी सहायता से चलाई गई? विश्व बैंक, WHO, यूनिसेफ, UNDP। आई यस, आई
मीना मंच योजना किसकी सहायता से चलाई गई? यस, विश्व बैंक के, WHO के, यूनिसेफ के या UNDP के? इसको आइए, यस, आइए देखते हैं दोस्तों, आइए, यस, ओके। दोस्तों आपको बता दें, आपने देखा होगा दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर साथ ही साथ दोस्तों बालिकाओं को एक उनकी आवाज को प्रकटीकरण देना दोस्तों। इस मीना, देखिएगा, इस मीना मंच योजना का टारगेट बालिका शिक्षा तो है ही दोस्तों, और तमाम चीजें जैसे बालिकाओं को भ्रूण हत्या, समाज को बालिकाओं को शिक्षा के अवसर के बारे में बताना दोस्तों। एक बात है, बालिका शिक्षा की प्रति आवाज उठाना, बालिकाओं को समाज में एक सुरक्षित अधिकार दिलाना। पढ़ाई लिखाई तो अपने जगह पे है दोस्तों। यह मीना मंच योजना आपने जरूर सुनी होगी दोस्तों। और मीना मंच योजना दोस्तों आपको बता दें कि चलाई गई किसकी सहायता से? यूनिसेफ की सहायता से। थोड़ा याद रखेंगे, मजेदार, वैसे आपने पढ़ा भी होगा, यूनिसेफ की सहायता से। मीना मंच योजना किसकी सहायता से चलाई गई? यह है दोस्तों किसके? यूनिसेफ की सहायता से, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड से। यस, आइए देखते हैं इसको। यस, राइट, इसको क्वेश्चन नंबर 12, आइए आइए देखते हैं दोस्तों, आइए। निम्न में से किस योजना में बालिकाओं को साइकिल चलाने का कौशल सिखाने का प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक विद्यालय को 10 साइकिलों का सेट दिया गया? मीना मंच योजना में, NPGL में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में, उपरोक्त सभी में। गाइज आइए एक बार देखते हैं। यस, इनमें से किस योजना में बालिकाओं को साइकिल चलाने का कौशल सिखाने के लिए प्रत्येक विद्यालय को 10 साइकिलों का सेट दिया गया? आइए, यस, आइए, आइए। मीना मंच योजना, NPGL, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको थोड़ा बता दें, जो इन सब योजनाओं में दोस्तों आपको बता दें कि आपने योजना पढ़ी होगी, BTC या BEd में जरूर आपने पढ़ा होगा। इसका नाम है दोस्तों नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। पहले एक बार जान ले इसका दोस्तों अर्थ है, मैं एक बार लिखना चाहूंगा। नेशनल, आप चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले लें, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, थोड़ा एजुकेशन शॉर्ट में लिख दिया है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। क्या? एलिमेंट्री लेवल। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसको बोलते हैं शॉर्ट में NPEGEL। और दोस्तों इसके तहत 2003 में यह योजना चलाई गई और इसको दोस्तों प्राथमिक स्तर से लेकर के 8वीं तक के लिए चलाया गया और यह चलाई गई 2003 में दोस्तों, 2003 में। जबकि दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आप जानते हैं, इसे ब्लॉक स्तर पर पहले पिछड़े गरीब ब्लॉकों में चलाया गया और इसको शुरू किया गया किसमें? 2004 में। तो आपको थोड़ा बता दें दोस्तों, NPEGEL में बालिकाओं को दोस्तों, देखिए यहां पे दोस्तों बालिकाओं को साइकिल नहीं दी गई, बल्कि बालिकाएं साइकिल सीख ले दोस्तों। और इसके अलावा जो दोस्तों 6 से 8 तक की जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाएं शिक्षा लेती थी, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि भी दिया गया। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? NPEGEL। यस, आइए एक बार देखते हैं। यस, इसको आइए, राइट। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन में टर्न लिया है, एक बार फिर से वापस आ जाएंगे चाइल्ड साइकोलॉजी पे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? स्टीफन की, ट्रो की, कॉल्सनिक की, जेम्स ड्रेवर की। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इसको। आइए, यस, आइए इसको, आइए, आइए,
दोस्तों जैसा मैंने कई बार पीछे भी लिया था, तो एक बार आपको बताते हैं दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा एक बार हल्का सा देखेंगे। दोस्तों पहली परिभाषा मैं लेना चाहूंगा स्टीफन की। स्टीफन ने क्या कहा है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। देखेंगे, मैं शिक्षा मनोविज्ञान काट रहा हूं, शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन, विकास का क्रमिक अध्ययन। दोस्तों यह किसने कहा है? यह कहा है स्टीफन ने। यह भी दोस्तों कई बार पूछी गई है परिभाषा। और उसके बाद आएगा दोस्तों किसकी? ट्रो की परिभाषा। ट्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। दोस्तों यह परिभाषा किसकी है? ट्रो की। तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों अगली परिभाषा किसकी है? कॉल्सनिक की। क्या? जो आपको आनी चाहिए। क्या? मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों। यह कहा है किसने? कॉल्सनिक ने। फिलहाल हमारा उत्तर है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे। हमारा उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। यस करेंगे सब लोग? यस, राइट, ओके। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो यह परिभाषा है गाइस किसकी? ट्रो की। पर साथ ही साथ मैंने दोस्तों दो परिभाषाएं और लिख दी है, तो मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यस, इसको आइए चलेंगे दोस्तों, एक बार शेयर करें गाइस। दोस्तों संख्या पार नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप दोस्तों, बहुत ही हताश किया है आप लोगों ने। संख्या प्लीज थोड़ा सा दोस्तों शेयर करिए, थोड़ा सा प्लीज। आइए देखते हैं इसको, आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, एक बालक परीक्षा में फेल होने के डर से परीक्षा छोड़ देना। एक बालक का परीक्षा में फेल होने के डर से परीक्षा छोड़ देना कौन सी रक्षा युक्ति है? प्रत्यागमन, यौक्तिकरण, पलायनवाद, विस्थापन। आई एक बालक का परीक्षा में फेल होने के डर से परीक्षा ही छोड़ देना कौन सी रक्षा युक्ति है? प्रत्यागमन, यौक्तिकरण, पलायनवाद या विस्थापन। गाइस आइए देखते हैं, लेट्स गो। आई ओके, यस, आई। दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था, आप समझ चुके हैं उम्र। वैसे दोस्तों मैं चाहूंगा आप एक क्विक उत्तर आपसे चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा बता दूं कि उम्र के विपरीत व्यवहार करना क्या है? उम्र के विपरीत व्यवहार करना दोस्तों क्या है? प्रत्यागमन है। और यौक्तिकरण दोस्तों क्या है? मैंने बोला था अंगूर खट्टे हैं, जब ना मिले दोस्तों बहाने बताना, अपने को कुछ कह के सांत्वना देना, यौक्तिकरण है। मैंने आपको एक कहानी बताया था, अंगूर खट्टे हैं। अगला दोस्तों क्या है? पलायनवाद। क्या? वही बात है गाइस कि जब आप टक्कर नहीं दे पा रहे हो तो आप मैदान छोड़कर भाग रहे हो। इसे भगनासा भी कहते हैं, इट्स कॉल्ड भगनासा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केप। क्या बोलते हैं? स्केप। इसे भगनासा बोलते हैं। और यह कहलाता है क्या? पलायनवाद। पलायनवाद। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी चीफ चेन्नई दोस्तों। और मैंने आपको बोला था एक जगह का गुस्सा दूसरे जगह निकाल देना, यह क्या कहलाता है दोस्तों? विस्थापन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? विस्थापन। आइए तो एक बार देखते हैं। यस, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नो, सी इज द राइट आंसर। डी का मैंने अर्थ आपको बताया दोस्तों, एक जगह की भड़ास दूसरे जगह निकालना। इसको आइए शुरू करते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 15, डीपीईपी के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? 42, 43, 41, 32 दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। डीपीईपी के प्रथम चरण में कितने जिले शामिल हुए थे दोस्तों? चलेंगे, आइए। ओके, आइए। ओके, डीपीईपी के प्रथम चरण में कुल कितने जिले शामिल हुए थे? यस, यस। थोड़ा दोस्तों आपको बता दें, आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, आपने बीटीसी में पढ़ा होगा इसको दोस्तों। इसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं दोस्तों। जिला प्राथमिक
शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम। इसलिए दोस्तों इसकी इंग्लिश क्या बनती है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड डीपीपी। और दोस्तों आप जानते हैं इसे 1994 में शुरू किया गया। दोस्तों कब शुरू किया गया, 1994 में। शुरू में ये भारत के दोस्तों बड़े ही मजेदार तरीके हैं याद करने के दोस्तों, 3 पार्ट्स में मैंने आपको बताया था डीपीपी आया, और इसमें आए दोस्तों कितने, सबसे पहले कितने आए, इसमें आए दोस्तों नियर अबाउट पहले 7 राज्यों में आया 1994 में, फिर दोस्तों फिर 1997 में आया, फिर वर्ष 2000 में आया। तो इसको हम क्रमशः डीपीपी 1, डीपीपी 2 एंड डीपीपी 3 के नाम से जानते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या है। तो दोस्तों 42 जिलों को सबसे पहले 1994 में, उत्तर प्रदेश में नहीं था डीपीपी, इसमें 7 राज्य के 42 जिले थे। दोस्तों हमारा उत्तर फिलहाल क्या है, 42 जिले हैं। फिर दोस्तों क्या हुआ, 1997 में उत्तर प्रदेश के 32 जिले, दोस्तों कितने जिले लिए गए, 32 जिले। फिर 2000 में जब वर्ष दोस्तों ये क्या हो गया, 1994 को हम क्या बोलेंगे, डीपीईपी 1, और दोस्तों 1997 वाले को हम क्या बोलेंगे, 1997 वाले को बोलेंगे माफ करेंगे डीपीईपी 2, और दोस्तों 2000 वाले को हम कहते हैं डीपीईपी 3। दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश के 1997 में 32 जिले आए, फिर दोस्तों 2000 में 22 जिले और आए। फिलहाल शुरुआत में कितने जिले थे गाइस, 42। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इसको आगे चलेंगे, आइए। तो मैं चाहूंगा एक बार यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं। इसको आइए, क्वेश्चन नंबर 16, आरटी 2009 की स्वर्ण धारा किसे कहा जाता है, आरटी 2009 की स्वर्ण धारा किसे कहा जाता है, धारा 16 को, धारा 17 को, धारा दोनों को, या कोई नहीं गाइस। आइए, आरटी 2009 की स्वर्ण धारा आप किसे कहेंगे, यस आई राइट। आरटी 2009 की स्वर्ण धारा कौन सी है, धारा 16, धारा 17, दोनों, कोई नहीं। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, यस। तो गाइज आपको बता दे, आरटी 2009 की धारा 16 और 17 दोनों को, दोस्तों पहले आप जान ले धारा 16 में क्या है। धारा 16 में दोस्तों क्या बताया है, किसी भी बच्चे को अवरोधन और निष्कासन पर रोक, अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक, क्या, अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक, क्या, किसी भी बच्चे को न तो कक्षा 8 तक फेल किया जाएगा, यह अवरोधन पर रोक लगाया गया दोस्तों, और निष्कासन, किसी भी बच्चे को स्कूल से बेइज्जत करके गाली देके नहीं निकाला जा सकता। मतलब बच्चे को एकदम सेफ रखा गया, भैया तुम्हारी शिक्षा सेफ है। धारा 17 क्या कहती दोस्तों, किसी भी प्रकार से गुरुजी की लाठी नहीं चलेगी स्कूल में, क्या, उन्होंने कहा दंड एवं प्रताड़ना पर रोक, दंड एवं प्रताड़ना पर रोक। इसलिए दोस्तों सारी धाराओं में प्रताड़ना पर रोक, इसलिए दोस्तों इन्हें धारा नंबर 16 और धारा नंबर 17 को हम आरटी 2009 की स्वर्ण धाराएं कहते हैं। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। मुझे यकीन है कि आप इसे समझ रहे हैं इसको। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया दोस्तों, आइए। ओके, यस, उत्तर प्रदेश में, आइए, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया दोस्तों, शुरू करते हैं, आइए। चलिए देखते हैं दोस्तों, मजा आ गया दोस्तों थोड़ा सा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। गाइस थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान दोस्तों, वास्तव में इसके सारे डेट गलत हो गए हैं, तो मैं आपको टाइम कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। जुलाई 2006 में चलाया गया उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों टाइम नहीं खाऊंगा मैं, सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्वेश्चन पूछने में थोड़ा त्रुटि हुई है, तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि कंफ्यूजन करने का यहाँ कोई मतलब नहीं। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, रोहित धनकर, आई प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर मीना स्वामीनाथन, डी प्रोफेसर गोपाल गुरु। हाँ आइए देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित
राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइज? प्रोफेसर रोहित धनकर, प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर मीना स्वामीनाथन, प्रोफेसर गोपाल गुरु। यस आई इसको चलिए, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों आप भी उत्तर बताएं। यस दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय, मैं दोस्तों आपको खूब पढ़ाया है, आपको मुझे इतना भी जरूरत नहीं है कि मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊं। आप सभी जानते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर गाइज, एंड द राइट आंसर इज, इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? प्रोफेसर यशपाल। दोस्तों हम सभी जानते हैं संचालन समिति में 35 सदस्य थे दोस्तों, 35 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे कौन दोस्तों? डॉक्टर यशपाल साहब। और उन्होंने दोस्तों इसमें इसका मुख्य कार्यभार संभाला, क्योंकि उन्होंने दोस्तों 1993 में एक रिपोर्ट लिखी थी जिसका नाम था, आपने सुना होगा कि शिक्षा बिना भार के। और दोस्तों 2000 का एनसीएफ फ्लॉप हो गया, इसलिए उसके 5 साल बाद ही जिस आदमी ने इस रिपोर्ट को लिखा था, जिसने लेख लिखा था शिक्षा बिना भार के, वो खुद थे डॉक्टर यशपाल, और उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया एनसीएफ 2005 के। देखिए पहले दोस्तों जान लें, मैंने आपको कई बार बताया, संचालन समिति वह समिति थी जिसको एनसीएफ तैयार करने का काम दिया गया था, और दोस्तों इसमें 35 सदस्य थे इंक्लूडिंग डॉक्टर यशपाल। सो द राइट आंसर इज डॉक्टर यशपाल। इसको कुल कितने सदस्य थे? 35। इसको क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कितने अध्याय हैं? 4, 5, 6, 7। आइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कुल कितने अध्याय हैं दोस्तों? 4, 5, 6, 7। आइए, ओके। कई बार दोस्तों मैंने कई बार आपसे पूछा भी है और कई बार कराया भी है दोस्तों मैंने, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका केवल सही उत्तर दें, मुझे भी मजा आएगा दोस्तों। यस आइए, आज दोस्तों हम 2600-2700 के रेंज में रह जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। तो गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन, और मेरे बाद दोस्तों प्रवीण सर आएंगे। सारे लोग स्टे ट्यून्ड गाइज, और प्रवीण सर की क्लास आप जरूर देखिए दोस्तों, मैं चाहूंगा। तो आइए एक बार देखते हैं। यस आइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। देखिए दोस्तों मैंने आपको बोला था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, देखिए दो बातें सब कंफ्यूज मत होइएगा। आरटी 2009 में 7 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय है दोस्तों। जबकि एनसीएफ 2005 में, ध्यान से सुनेंगे, एनसीएफ 2005 में दिए गए हैं क्या? एनसीएफ 2005 में दिए गए हैं आपके कुल 5 अध्याय। कितने अध्याय? 5 अध्याय। सो और दोस्तों मैंने आपको बोला था 5 अध्याय है तथा 2 परिशिष्ट है। क्या है? अपेंडिक्स टाइप का परिशिष्ट। सो द राइट आंसर इज बी। और आज दोस्तों मैं चाहूंगा कि लास्ट, आज का 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रथम अध्याय का एनसीएफ 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है गाइज? आइए, प्रथम एनसीएफ 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आइए, यस राइट, एनसीएफ 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है दोस्तों? तो गाइज मुझे यकीन है आप जरूर बताएंगे, और आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। लेट्स गो। यस आइए, ओके राइट, एनसीएफ 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? तो आपको बता दोस्तों, प्रथम अध्याय में पूरी तरह से डॉक्टर यशपाल की टीम ने एक पुनरावलोकन लेना चाहा है कि आज तक की शिक्षा नीतियों ने एनसीएफ ने क्या किया और कैसे यह एनसीएफ उन सब से। देखिए दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर यशपाल ने किसी भी का मजाक नहीं उड़ाया दोस्तों। उन्होंने यहां तक कि मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इन सबको एक सम्मान देते हुए मध्य मार्ग, जैसे दोस्तों आपको मजेदार लगेगा कि जो कोठारी आयोग ने दोस्तों, जो आप जानते हैं दोस्तों, त्रिभाषा फार्मूला शब्द को वास्तव में पहली बार कोठारी आयोग ने प्रयोग किया। उन्होंने कोठारी आयोग को पूरा का पूरा एक सम्मान दिया है, और उन्होंने कहा भारत में जरूर अपनाया जाना चाहिए क्या? त्रिभाषा फार्मूला। तो पहले सिद्धांत का नाम है बैकग्राउंड, परिप्रेक्ष्य। सो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका। बताएं कैसा लगा दोस्तों? यस ओके राइट, बताएं दोस्तों कैसा लगा, एक बार मुझे भी दोस्तों बताएं। मुझे भी यकीन है कि दिस शुड हैव बीन ए फनी लेक्चर, और मजा आया होगा दोस्तों। जरा बताएं कैसा लगा। यस आई राइट
बिल्कुल। तो ओके। दोस्तों सुबह ध्यान रखेंगे। मैं आपको थोड़ा बता देना चाहूँगा। दोपहर को 12 बजे दोस्तों, दोपहर को 12 बजे थोड़ा सा देख ले दोस्तों। दोपहर के 12 बजे दोस्तों, मैं चाहूँगा आप जान लें। यस, दोपहर के 12 बजे दोस्तों, 12 PM। हाँ, तो दोस्तों रात में 12 बजे 12 AM होता है, ध्यान रखेंगे। 12 PM दोपहर के 12 बजे मैं दोस्तों आजकल थियरी पढ़ा रहा हूँ। थियरी की क्लास चल रही है, तो कल से सारे लोग लिंक्स, एक बार दोस्तों अगर आपको लिंक, पहली बार दोस्तों आप बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता। दोस्तों आप नोटिफिकेशन का इंतजार ही क्यों करेंगे, आप अपने टाइम पे लाइव होइए, दैट्स ऑल। तो आप दोस्तों सभी लोग, मैं चाहूंगा कि एक बार 12 PM पर लाइव हो दोस्तों, एंजॉय करते रहिए। चंद्रा इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ